एनडीए और इंडिया गठबंधन हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? आखिर में क्या हो गया? दोनों पार्टी में से बेहतर पार्टी आपको कौन सी लगती है? इंडिया गठबंधन या कहीं ना कहीं एनडीए? हमारा है कि जो हमारी आरक्षण की बात करेंगे तो हम उनके साथ सहर्ष जाएंगे। नहीं, नीतीश को लेकर तो सर आप कह रहे थे कि आरक्षण हमारा खत्म कर दिया। आरक्षण खत्म किया ना? हाँ, तो फिर आप इनके साथ कैसे? अगर वो हमको बुला रहे हैं तो हमारा तो पहला मोटिव यही है ना कि आप हमारा आरक्षण दीजिए और हमसे भर भर के वोट लीजिए। अगर वो नहीं देंगे तो हम इंडिया गठबंधन। 1950 से हमारा आरक्षण मिला हुआ है। हमारा आरक्षण से अन्य समाज को आरक्षण दिया गया है, लेकिन अभी तो पहले मैं अपना घर देखूंगा जो हमारे बच्चे आज तक करनी बौसली पकड़े हुए हैं। ठीक है सर। क्या बिहार को लेकर आप लोगों ने कोई रूपरेखा तैयार की है कि इसका विकास ऐसे करेंगे हम लोग? बिहार में क्या है ना, कोसी बेल्ट है हमारा। हाँ, कोसी बेल्ट। वहाँ पे है ना, वो कोई ये बहुत बड़ा सर मुद्दा नहीं है। अन्य लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हमारा कम से कम 10-15 विधायक शर्तिया आएगा। आप उस चीज़ पे मत जोड़िए। कहने का मतलब है सरकार कोई भी काम करे, कुछ भी करे, उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बिहार में विकास हो उससे भी चलिए, कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आपको आरक्षण से हमारा पहला है कि आरक्षण से मतलब है सर। बिहार में कल तक लोगों को लगता था कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए। उसके बाद प्रशांत किशोर आए, फिर राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर लालू प्रसाद यादव के लड़के तेज प्रताप यादव जो है वो आ गए। और अब ऐसे में ही हमारे बीच इंडियन इनकलाब पार्टी, बहुत पहले भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, ठीक वैसे ही इसी नाम पर हालांकि इंडियन इनकलाब पार्टी का जन्म हुआ है। और आज हमारे साथ इंडियन इनकलाब पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद है, राजकुमार दास जी। तो दास जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क के इस मंच पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, पहला सवाल मेरा यही है कि बिहार में किसी ने कहा है कि अगर राजनीतिक सीखनी हो तो बिहार आइए। हर पार्टियों का एक नया नया अपना अपना विजन होता है। ऐसे में आपका विजन क्या है? आपकी पार्टी का विजन क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का विजन, हम लोग तो पार्टी बनाने नहीं आए थे, क्योंकि इसकी लंबी कहानी है। क्योंकि आज़ादी के बाद से हम लोग एक समुदाय है, पान समुदाय, जो ताती तत्वा बोलते हैं। तो आज़ादी के बाद से हम लोगों को आज तक, अभी तक हमारे समाज का कोई भी एमएलए एमपी नहीं हुआ। एक लालू यादव के द्वारा चोर दरवाजे से एक एमएलसी बनाया गया, सिर्फ हमारे समाज को वोट लेने के लिए। वो 3 महीने के लिए हम लोग को आरक्षण दिया, ताती तत्वा पान समाज को। इसके बाद आरक्षण खत्म। ताती तत्वा पान समाज जो है वो अति पिछड़ा वर्ग है ना? अति पिछड़ा नहीं, देखिए, हम लोग जो है ना हरिजन कहलाते हैं, लेकिन अभी की बोलचाल भाषा में अत्यंत पिछड़ी जाति हम लोगों को बोला। नहीं, तो आपकी पार्टी का विजन यही है कि जो आपके जो समाज के लोग हैं, जिनको हालांकि साइड किया हुआ है, उनको आगे लाने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ है? जी। अच्छा, हाँ जी। हम लोग आरक्षण के लिए आए। मेन हमारा था कि हम लोग को आरक्षण मिल जाए। हम लोग को राजनीतिक पार्टी बनाने का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको कोई लेना देना नहीं था। वो एक्चुअली समाज से जुड़े थे, समाज की दुर्गति देख रहे थे। इस कारण उन्होंने जो है सो, जब आरक्षण छीना 2024 में, तो उनकी एंट्री हुई। तो हम लोग चाहे थे कि नीतीश कुमार जी से मिल करके रिव्यू पिटीशन डाले, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया, मिलने से मना कर दिया। तब हमारे महानायक जी का आगाज हुआ, और जब 13 अप्रैल को हमने गांधी मैदान छोटा किया, तो उन्होंने सोचे कि अब आंदोलन से तो आरक्षण नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किए, जिसका नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी। वहीं से हमारी शुरुआत हुआ था। कब हुआ इसका जन्म? ये आप लोगों ने राजनीतिक माने की सोची? हाँ, ये 13 अप्रैल 2025 को, 13 अप्रैल 2025 में इसका निर्माण हुआ। मैंने आप लोगों ने भी सोचा कि 2025 में कि हम भी अब एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं? बिल्कुल, जिसमें से सर 3 महीने बाद ही चुनाव है। तो ऐसा नहीं लगता कि सर कुछ लेट आप लोगों ने सोचा है? मान लीजिए कि आपके समाज की अगर इतनी चिंता आप लोगों को होती तो पहले भी सोच सकते थे, तो अभी सर 2025 में क्यों सोचा? मतलब कुछ? हाँ, इसका सीधा सीधा ये है, कहने का मेरा आस ये है कि हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाह रहे थे,
और हमारा आज तक समाज में कोई भी हिस्सेदारी नहीं रहा, क्योंकि देखिए हर समाज का जाति में, जैसे पासवान समुदाय के रामविलास पासवान जी नेता हुए, लालू प्रसाद यादव हुए, यादव कर्पूरी समाज ठाकुर के हुए, जी ठाकुर समाज के कर्पूरी बाबू हुए, कोयरी समाज के आदरणीय नीतीश बाबू हुए, और हर समुदाय का नेता, लेकिन तांती तत्वा पान समाज का आज तक कोई नेता नहीं हुआ। इस कारण इनकी राजनीति भागीदारी जीरो थी। तभी जब से आरक्षण हमारा छीना, तब हमने जब 13 लाख हमने दिया था, 13 लाख 13 अप्रैल पटना का गांधी मैदान, अपने पार्टी का निर्माण महाजुटान, जब हमारे पास 13 अप्रैल 2025 को हमने 8 लाख लोगों का जुटान किया, तब हम लोगों को लगा अरे हमारे समाज में तो पूरी तरह से जागृति आई है, तो अब हमको राजनीति हिस्सेदारी भी चाहिए कि जब तक हम राजनीति हिस्सेदारी नहीं करेंगे हमारा आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। तभी से हमारे इस बीच में इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का जन्म हुआ। यानी कहीं ना कहीं सर यूं कहें कि आप लोगों ने भी जो ये राजनीतिक पार्टी जो बनाई है अपनी, वो भी कहीं ना कहीं जाति पर ही है। लेकिन सर एक सवाल हालांकि मेरे मन में भी है और लोगों के मन में भी होगा कि बिहार को जातिवाद से छुटकारा कब मिलेगा? देखिए ये जातिवाद बिहार क्यों, पूरे भारत में जातिवाद है सर। तो अब कब छुटकारा मिलेगा सर? ये छुटकारा वो युवा कब आएंगे बिहार में जो अपनी जाति न बल्कि सभी जातियों को एक साथ लेकर चले? देखिए ये तो इसके लिए बहुत चलिए शुरुआत तो आपको केंद्र से करना होगा। अब आप ये देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम सब लोग चाहते हैं जाति से छुटकारा मिले, लेकिन जाति से छुटकारा इस देश को कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। अब आप ये देखिए, हम जाति का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये कैसा हमारा ऐसा देश है, आज़ादी के बाद से तांती तत्वा पान समाज को आज तक एक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो मेरा आवाज़ उठाना जायज़ है या नाजायज़ है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आज भी केंद्र सरकार में कोई मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जाति के हिसाब से तय होता है। आप हमारी जो अभी राष्ट्रपति जी बैठी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, आप क्या वो आदिवासी समाज से आ रही हैं, क्या वो जाति प्रथा इंगित नहीं करता है? अभी जो हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ साहब को जो ये किए हैं, क्या वो जाट समाज? तो ये जाति का खेल तो चल रहा है। तो अभी चूंकि हमारा समाज आज तक बिल्कुल पिछड़ा है, हमारे बच्चे शिक्षा से हर चीज़ से, आज भी आपके घर में टाइल लगाने वाला होगा तो तांती तत्वा होगा, करनी बसली वाला जो मकान जो ना, तो हम लोग अपने जाति की लिए उत्थान के लिए आए। हमारा जाति से कोई ये नहीं है। अब चूंकि हमारा राजनीति पार्टी बन गया है, तो अब हम जात से जमात की ओर जा रहे हैं। तो जो दबे कुचले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एक छोटे समुदाय में ही है, हर समुदाय में दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ भी दोहन, उनका शोषण हुआ जा रहा है। इसलिए हम लोग राजनीति पार्टी में आए हैं और अपने साथ साथ दूसरे की हक को भी हम बुलंदी के साथ उठाएंगे। यानी कुल मिलाकर सर ये कहें कि कर्पूरी ठाकुर को भी लोग हालांकि अब तक भूले नहीं है, क्योंकि आरक्षण में उनका नाम आता था। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, बैकवर्ड क्लास को हालांकि उन्होंने आवाज़ तो दी, लेकिन आरक्षण में कहीं ना कहीं उन्होंने भी काम नहीं किया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बिहार के लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री बने जो ये जात पात से उठकर डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। ऐसे में आपकी पार्टी का भी निर्माण हुआ है। प्रशांत किशोर की बात करें, वो भी आ चुके हैं मैदान में। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि ये 5 सालों में मैं सिर्फ आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ कि हमें अपने समाज के आरक्षण के लिए हमने पार्टी बनाई है। तो क्या सर आरक्षण अगर मिल जाएगा तो क्या बिहार का या जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं, क्या उस समाज का उद्धार हो पाएगा आरक्षण मिलने से? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को ये बता रहा हूँ, जिस तरह से हमने आंदोलन किया और जिस तरह से हमने राजनीतिक पंडितों का नींदें हराम करके रखे हैं, तो आरक्षण तो मेरा आना तय है। और आरक्षण से, क्योंकि आज तक देखिए हर समाज के लोग में, चाहे जिनको आरक्षण मिला था और जो आरक्षित नहीं थे, वो लोग तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, क्योंकि हम लोग बधुआ मजदूर थे। तो हम लोग को आज तक शिक्षा में कभी कोई, जैसे मैं ही अभी दिल्ली आके आ गया हूँ, तो अब जो है सो हम अपने बच्चों को यहाँ देख रहे हैं, लोगों के साथ देखते हुए अपना बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन बहुसंख्या में
हम लोग का बिल्कुल ही नगण्य है। बिल्कुल अभी भी गांव में बच्चे ऐसे हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, तो उनके लिए हमारा पहला है प्रायोरिटी कि हम आरक्षण दिलाएंगे। साथ साथ अब उनको शिक्षा की तरफ, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा है जो आरक्षण को खत्म कर सकता है। जब हम शिक्षित करेंगे तो फिर वो खुद आवाज उठाएगा कि अब हमको आरक्षण नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए पासवान समाज में इतने संभ्रांत लोग हो गए हैं, क्या वो आरक्षण छोड़ रहे हैं? मुसर समाज में जीतनराम मांझी जी के यहाँ इतने लोग होंगे, और 2 विधायक है, सेंटर में मंत्री बना बैठा है। आज हमारे पास कोई नहीं है, तो क्या हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं? मेरा हक बनता है, लेकिन यानी आपका हक भी सर कहीं ना कहीं आरक्षण है। जी, आरक्षण है, लेकिन आरक्षण के साथ साथ हम अपने साथ अन्य समाज को भी वही बता रहे हैं कि आपको शिक्षा, हर व्यवस्था पे हम आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगे। यानी कुल मिलाकर सर मेरा सवाल यही है कि मान लीजिए 2 तराजू में एक तरफ हम आरक्षण को रखते हैं और दूसरे तरफ बिहार के डेवलपमेंट को रखते हैं, दूसरे तरफ बिहार में जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रखते हैं दूसरे तराजू में, तो आपका तराजू कहीं ना कहीं आरक्षण पर भारी होगा या उन चीजों, पहले सवाल सुन लीजिए, या आपका जो मान लीजिए कि एक तराजू है, एक तराजू पे एक तरफ मैं बैठाता हूं आरक्षण, जो जिस समाज के लिए आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में डेवलपमेंट का जिक्र करता हूं, जो लोग पलायन करते हैं उनको रोकने का जिक्र करता हूं, बिहार में इंडस्ट्री बैठे उसका जिक्र करता हूं, तो कहीं ना कहीं आपका पलड़ा जो है वो आरक्षण पर भारी पड़ेगा। देखिए, मेरा पहला मुद्दा मैं बड़ी साफगोई से कह रहा हूं और हर हाल में बोलूंगा, क्योंकि हमारा राजनीतिक पार्टी बनाने का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि 80 से 1 करोड़ आबादी है और हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी 0 है, तो मेरा पलड़ा सबसे ज्यादा भारी जरूर है। मैं इसमें बड़ी साफगोई से आपकी बातों को रखूंगा, बोलूंगा। साथ ही साथ इस बार बिहार विधानसभा में सत्ता की चाबी हमारे पास होगी और पलायन भी रोकेंगे। आरक्षण के साथ साथ पलायन और डेवलपमेंट में जो आमूल चूक परिवर्तन होगा वो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूं, क्योंकि हमारे जो नेता हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता बहुत ही करिश्माई नेता हैं। क्योंकि आप उनके विजन को नहीं जानते हैं, ये मेरा आपके साथ पहला इंटरेक्शन है, तो आप उनसे मिलेंगे, वो सारे चीज़ों से पता चल जाए कि उनका विजन क्या है। तो आरक्षण के साथ साथ मेरा डेवलपमेंट, क्योंकि पलायन का तो दंश मैं भी झेला हूँ, मैं भी पलायन करके यहाँ से आया हूँ। बुरा हाल है बिहार में, बुरा हाल है। छोटे छोटे एक साइकिल का उद्योग नहीं है, कहीं उद्योग नहीं है। इन सब चीज़ों पे हमें काम करना है। तो पहला मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी आरक्षण है, इसके बाद विकास तो उसके साथ साथ पैरेलल चलेगा सर। यानी पहला आरक्षण है और विकास कहीं ना कहीं उसके पीछे पीछे चलेगा जी। यानी पहला विकास और दूसरा आरक्षण नहीं है, पहला आरक्षण दूसरा विकास है। जी जी बिल्कुल, हमारा तो सबसे बड़ी साफगोई से बोला, क्योंकि जिस लिए हमें जनता ने हमें भेजा है, हम उनका काम नहीं करेंगे तो वो तो सीधा बोलेंगे ना राजनीति करने आ गए। सर 3 महीने बाद सर ऐसे बिहार में कहीं ना कहीं चुनाव होना है, तो आप लोगों ने तैयारी कर ली है चुनाव लड़ने की, और कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा है, हमसे 1 महीना पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 160 सीटों पे लड़ेंगे पहला जी। और अभी दोनों पार्टियां, हम नहीं जा रहे हैं पार्टियों के पास, दोनों में कौन कौन सी है? इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए। अब आप ये देखिए ना। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? मैं उनके बारे में बता देता हूँ। और अब तो हालांकि लालू के लाल भी है जो तेज प्रताप यादव, वो भी किसी पार्टी के साथ समर्थन ले रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों ही पार्टी आपने क्यों चुना? हमने नहीं चुना, न हम किसी के पास गए हैं। अब आप एक छोटा सा देखिए, 6 महीने की पार्टी बनी और एनडीए और इंडिया गठबंधन हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? आखिर में क्या हो गया कि एक रीजनल पार्टी को दोनों पार्टी आज तक पीछे कैसे पड़ी है सर? मतलब गठबंधन करने के लिए, हाँ, या रोकने के लिए कि आप लोग चुनाव मत लड़िए? नहीं, गठबंधन के लिए सर पीछे पड़ी है जी। नहीं, चुनाव तो उनका रोकने का संवैधानिक अधिकार है मेरा सर, ये तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप ये तो सोचिए। अच्छा सर, दोनों पार्टी में से बेहतर पार्टी आपको कौन सी लगती है? इंडिया गठबंधन या कहीं ना कहीं एनडीए? आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छा, हाँ, हमारा तो सबसे पहला, क्योंकि अभी प्रेजेंट में एनडीए की सरकार है दोनों की, तो हमारा है कि जो हमारी आरक्षण की बात करेंगे तो हम उनके साथ
सहर्ष जाएंगे। नहीं, नीतीश को लेकर तो सर आप कह रहे थे कि आरक्षण हमारा खत्म कर दिया, नीतीश ने आरक्षण खत्म किया ना। हाँ, तो फिर आप इनके साथ कैसे अगर वो हमको बुला रहे हैं तो हमारा तो पहला मोटिव यही है ना कि आप हमारा आरक्षण दीजिए और हमसे भर भर के वोट लीजिए। अच्छा, अगर वो नहीं देंगे तो हम इंडिया गठबंधन, हम तो बेईमान की राजनीति अभी चल रहे हैं सर। लेकिन सर इस आरक्षण में कहीं ना कहीं वो युवा बेरोजगार नहीं हो रहे जो युवा पढ़ते लिखते हैं, और आरक्षण की मार कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ ढकेल देती है कि वो सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वो लोग उन लोगों की मंजिल नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं सर युवाओं पर चोट नहीं होगा, क्योंकि आप आरक्षण का जो मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आपको वही बात दोहरा रहा हूँ, युवा हमारा उद्देश्य ये नहीं है। देखिए, आप तह तक जाइए ना कि 1950 से हमारा आरक्षण मिला हुआ है, हमारा आरक्षण से अन्य समाज को आरक्षण दिया गया है, और आजादी के बाद काट छाट किया है। नहीं सर, 1950 में 5 समाज का आरक्षण था, उसको आज तक सरकार ने नहीं छेड़ा, और हमारे आरक्षण को लोगों ने दिया। हाँ। तो आप देखिए, हम अपने युवक नवयुवक का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हम ये भी नहीं चाह रहे उनके साथ नाजायज हो, लेकिन अभी तो पहले मैं अपना घर देखूंगा जो हमारे बच्चे आज तक करनी बौसली पकड़े हुए हैं। ठीक है सर, हालांकि मेरे पास समय का अभाव है और मैं 1-2 पॉइंट पर आता हूँ। क्या बिहार को लेकर आप लोगों ने कोई रूपरेखा तैयार की है कि इसका विकास ऐसे करेंगे हम लोग? क्योंकि खाली आप आरक्षण तक ही सीमित रह गए हैं आप लोग कि हम अपने समाज को आरक्षण दिलाएंगे, या कुछ आप लोगों ने बिहार को लेकर और भी सोचा कि बिहार में ये डेवलपमेंट पर काम करेंगे, हम बिहार को ऐसे विकास के रास्तों पर लेकर जाएंगे जहाँ, क्योंकि एक समय था सर जो बिहार में अगर कहा जाता है ना कि अगर सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, तो भारत को ज्ञान देने वाला कहीं ना कहीं बिहार था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो जहां एशिया के बच्चे पढ़ने आते थे। तो क्या आप लोगों ने कोई प्लानिंग की आरक्षण से अलग हट करके मैं बिहार के युवाओं के लिए ये काम करेंगे हम लोग? देखिए, ये तो 100% है, क्योंकि देखिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू, 5 काम पूछूंगा आपसे कि जो बिहार की जनता के लिए आप करेंगे, सिर्फ 5 काम वो बता दीजिए। जी, मैं देखिए सबसे पहले ये भी बताइएगा सर कि कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम उनका पलायन रोकेंगे। कैसे सर? हम छोटे छोटे समूह में इंडस्ट्रीज बिठाएंगे, बाहर के लोगों को प्रेरित करेंगे, वर्ल्ड वाइज वहाँ पे अपना मीटिंग कर करके उनको बुला करके सबसे पहला पलायन रोकेंगे। ठीक है। इसके बाद है हम परिवहन व्यवस्था को सुधार करेंगे जी। उससे जब परिवहन व्यवस्था सुधार होगा, बिजली की व्यवस्था सुधार होगी, तो उद्योग आएंगे तो उनके लिए सारी चीज़ें इजी रहेंगी। हॉस्पिटल का जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, वहाँ पे तीसरा हॉस्पिटल पे देंगे। चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा पे हम लोग स्कूल के साथ साथ उनका खाने का, रहने का ज़्यादातर हम लोग जी हम हॉस्पिटल पे है। चौथा काम हमारा क्या है कि जो हमारे नवयुवक लोग हैं जिनको रोजगार है, हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे, जो उद्योग आएंगे उनको मैंडेटरी करेंगे। ये सर पहले में आ गया, पहले आपने उद्योग का जिक्र किया था जी, तो उसमें तो 3 ही काम आपने बताया है। चौथा काम ये है ना सर कि हम लोग जो है सो जैसे आपको क्या बोलते हैं, ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने का कोशिश करेंगे। और 5वां सबसे बड़ा है कि हम लोग साफ छवि के नेता बन के रहेंगे। जो भी हमारा सर, ये काम नहीं हुआ सर, ये आप अपने बारे में नहीं, ये काम नहीं सर, ये भी एक काम में है। अच्छा, क्योंकि आप साफ छवि के नेता बन के नहीं, काम इसलिए है, ये सबसे बड़ा काम है सर। जब आप खुद स्वच्छ नहीं रहेंगे तो आप क्या दे पाएंगे? तो मेरा सबसे बड़ा काम यही रहेगा कि जो भी नेता हमारे विधायक के रहेंगे उनको तुरंत हम लोग। सर अब मैं आ जाता हूँ। पहला आपने कहा कि मैं पलायन को रोकूंगा, दूसरा आपने कहा कि मैं इंडस्ट्री पे काम करूंगा, तीसरा आपने कहा मैं स्वास्थ्य को सुधारूंगा, चौथा आपने कहा मैं शिक्षा पे काम करूंगा, और 5वां आपने कहा कि मैं यानी हमारी जो पार्टी है वो साफ छवि के लोगों को आगे बढ़ाएगी। ये 5 जी। लेकिन सर ये समस्याएं तो बिहार में बहुत है। देखिए सुनिए, अब आपने शिक्षा की बात कही। शिक्षा, हालांकि बिहार में ऐसा नहीं है कि शिक्षा इतना पीछे गया हुआ है, क्योंकि आज भी अगर उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बिहार का नाम लेते हैं तो बिहार सबसे ज़्यादा IAS और IPS देता है, तो इतना पीछे नहीं है शिक्षा में। स्वास्थ्य की बात की आपने, स्वास्थ्य में कैसे सुधारेंगे आप, क्योंकि डॉक्टर तो मिलते नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा सर है बिहार में, वो मुद्दा है बेरोजगारी। ठीक है, जिसके लिए आपने कहा कि मैं छोटे छोटे उद्योगों से बात करूंगा और उनको उद्योग को लाने की कोशिश करूंगा कि बिहार में उद्योग बैठे और लोगों को रोजगार मिले। यही है।
सर सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे लगता है कि बिहार में ना 4 ही है। पहला शिक्षा, पहला स्वास्थ्य, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा बाढ़ और चौथा जो लोगों के लिए बड़ी समस्या है वो अपराध, जिसका जिक्र आपने नहीं किया। तो इन पर क्या काम करने की जरूरत है आपको कि अगर मान लीजिए कि इनको आप सुधारेंगे तो क्या इनके लिए आपने कोई रणनीति तैयार की है? देखिए, आप जो बताएं ना, बाढ़ का समस्या है, क्योंकि बाढ़ मुझे लगता है कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या अगर नहीं, है देखिए तो बाढ़ की। बाढ़ में क्या है ना, कोसी बेल्ट है हमारा। हाँ, कोसी बेल्ट। वहां पे है ना, वो कोई ये बहुत बड़ा सर मुद्दा नहीं है, ये बहुत नहीं सर, घर के घर तबाह हो गए, गांव के गांव तबाह हो गए, ये फॉर द और टाइम। देखिए, लेकिन उसके हाँ, लिए देखिए, ये तो गवर्नमेंट का प्लानिंग होगा ना सर, जो आने, अब गवर्नमेंट निकम्मा तो बैठा सर है। आप तो सरकार में आएंगे तो पहले आप लोगों ने प्लानिंग तो की होगी, प्लानिंग तो हमारी सर, ये छोटी छोटी, ये हम या इसको पहले second- आपने आरक्षण को पकड़ लिया कि मैं सर आरक्षण नहीं, आरक्षण तो खैर अब सेकेंडरी, जब आप हम लोग डेवलपमेंट पे आ रहे हैं ना सर, जी। तो ये जो सेकेंडरी मुद्दा क्या है, जो बांध है, क्योंकि ये रोज का समस्या नहीं है कि आए दिन बाढ़ आ रहा है। वो तो जब बारिश होती है, जो नेपाल से पानी छोड़ता है तो बाढ़ आ जाता है। उसके लिए तो हमारी एक्शन प्लान होंगी, उसको पूरी तरह से सुदृढ़ करेंगे। जैसे कुछ सरकारों ने ये पुल बनाया, लंबा बनाया, उससे कुछ हद तक रुकी है, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है और हम लोग करेंगे भी, और ये हमारी भी प्रायोरिटी में रहेगी। इसके लिए आपने याद किया, इसके लिए आपको शुक्रिया। दूसरा बात है अपराध। नहीं सर, आप राजनीतिक पार्टी आप लोगों ने बनाया है, तो ऐसे में तो ये प्लानिंग तो आप लोगों को पहले करनी चाहिए ना। देखिए, मान लीजिए कि आरक्षण चलिए ठीक है, आप अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सर बिहार का विकास कैसे हो, इसमें आपका समाज भी है। ये नहीं है कि बिहार में मैं पंडित हूँ तो मैं आगे बढ़ूंगा, बिहार अगर विकास होगा तो। लेकिन ये प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके उस समाज के लिए भी है जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा तो देखिए, हम तो जब राजनीति पार्टी है तो जात से जमात, हम अन्न के साथ जुड़े हुए ना सर, तो हम तो सबके साथ वही भागीदारी देंगे जो अपने साथ है। आरक्षण तो हमारा मुद्दा है ही, वो रहेगा ही जब तक हमारा आरक्षण। लेकिन जब आरक्षण मिल जाएगा तो हम तो फिर अपने साथ जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ, हर चीज के साथ उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलेंगे। दूसरी बात आपने बताया, अपराध की बात की है। अपराध जो 90 के दशक से 2000 के दशक में हमने देखा था, जो कहते हैं कि जंगल राज, फिर कहते हैं जंगल राज पार्ट 2 जी। अब पार्ट 2 का जो है ना आगाज हुआ है, लेकिन जिस तरह से अब तो शुरुआत ही हुआ है। बड़ी अच्छी बात है कि सरकार, इलेक्शन होने वाला है तो अपराध पे तो जरूर ही अंकुश करेंगे। अंकुश लगा है सर, पटना में अभी इतना बड़ा क्राइम हो देखिए, गया। 1-2 घटना हुआ है, हाँ। इसको बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अपराध अंदर खाने बहुत है, दबाया हुआ है। हम उस पर पूरी तरह से करेंगे, ऐसा नहीं है सर कि हम लोग पार्टी का नाम आपका है इंडियन इनकलाब पार्टी। वाकई ही नाम लेने में ही अंदर से देशभक्ति जो है उसकी भावना कहीं ना कहीं उठ रही है। लेकिन क्या ये पार्टी का जो विजन है, मुझे जहाँ तक इंटरव्यू, हालांकि 10 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए, मुझे कुल मिलाकर यही समझ में आया कि इस पार्टी का पहला मकसद यही है आरक्षण, जिसका आज की डेट में बल्कि मैं कहूँ कि हर एक आदमी विरोध कर रहा है, क्योंकि अब लोग भी नहीं चाहते कि आरक्षण मिले। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, आर्थिक आधार पर लोगों को आरक्षण मिले। हालांकि ठीक कहा आपने कि समाज के लोग कुछ जो है, जिनको नेताओं ने साइड किया, उनको आगे आना चाहिए, उनको राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। लेकिन सर ऐसे में मान लीजिए कि बिहार में सबसे बड़ा जो आज का मुद्दा है वो ये है कि एक इंसान नौकरी करने के लिए मीलों दूर जाता है, घर से, घर वालों को छोड़कर वो जाता है। और ऐसे में प्रशांत किशोर की बात करूंगा, प्रशांत किशोर जो है वो, और उनके मुंह से भी हालांकि ये मैंने नहीं सुना है कि वो भी ये कहे कि मैं आरक्षण को लेकर मुद्दा मैंने फिलहाल मैं किसी पार्टी के मुंह से नहीं सुन रहा हूँ। डेवलपमेंट पे बात हो रही है क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में 3 महीने बाद चुनाव है। पहले आप लोगों ने 2025 में, अभी हाल ही में आप लोगों ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ने आप जा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि जो चुनाव है, मैं कम से कम 160 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे अगर हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ तो। आपने कहा कि बिहार में 80,000 से लेकर 1 करोड़ तक आपके लोगों की आबादी है। ऐसे में आप लोग खुद सोच रहे हो कि हम किस पार्टी से गठबंधन करें। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आप लोगों ने तय किया है कि मेरे लिए कौन सी पार्टी बढ़िया, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन। आप लोगों को लगता है कि कौन सी पार्टी है जो आपके लिए काम कर सकती है और किस पार्टी से आप लोग आने वाले टाइम में, भविष्य में जुड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे कम जो हमारा विधानसभा में हम लोगों ने जो
आंकड़ा निकाला है, जो सबसे कम है हमारी। बिहार की आबादी कितनी है सर, कितने परसेंट? बिहार की आबादी जो है सो 9 से 10 करोड़ की है, ठीक है ना, और हमारी आबादी 80 से 1 करोड़ के तो आसपास। ऐसे में सर लगता है कि आप लोगों का एक विधायक भी बन सकता है। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जो हम विधानसभा में अपना जो वोटर लिस्ट निकाले हैं उसमें कम से कम विधायक हम जो एक विधानसभा में 5,000, इसके बाद 10,000 है, 15,000, किसी में 80,000 है। जहाँ पे हमारे 40,000 और 25,000 से 80,000 तक है, हम वहाँ पे अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और अन्य लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो हमारा कम से कम 10-15 विधायक शर्तिया आएगा। आप उस चीज़ पे मत जोड़िए। हाँ, मतलब कुल मिलाकर 10-15 विधायक आप लोग आ जाएंगे। चलिए, आप सर अंतिम सवाल है मेरा कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। इस दौरान बिहार में कई ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए। अगर आपके मुंह से अगर मैं क्रेडिट मांगूं तो कौन कौन से मुख्यमंत्री आपको लगता है कि जिन्होंने बिहार के लिए काम किया हो थोड़ा बहुत? देखिए, सबसे पहले तो मैं विंध्यश्री दुबे जी का नाम लूँगा, और हमारे जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे जी, उनका ही बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो जननायक के रूप में उभरे और उनसे बहुत, क्योंकि उन्होंने भी आरक्षण पर ध्यान दिया था सर। हाँ, आरक्षण पे, और वो गरीबों के वो रियल मसीहा वही थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। और इसके बाद जो है जगन्नाथ मिश्रा जी का मैं लूँगा। इसके बाद मेरे निगाह में कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हुए जो बिहार को एक दिशा सही निर्देश दे सके। तो और सर, अगर मैं अब बीजेपी और वर्सेज एनडीए, माफी चाहूँगा, एनडीए वर्सेज महागठबंधन की बात करूँ तो नंबर 1 में आप किसको मानते हैं? मैं एनडीए को मानूंगा, क्योंकि देश में सरकार है इसलिए। नहीं। हाँ, जिस तरह से जंगल राज का जो मतलब माँ बहनें घर से निकलना बंद हो गया, तो वो हमने देखा है खौफ, उसको वाकई नीतीश कुमार और उनकी सरकारों ने आकर के ख़त्म किया। तो उनसे 100 टाइम बेटर मैं एनडीए। तो यानी अगर एनडीए गठबंधन ने आपको स्वीकारा नहीं अगर, तो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे आप लोग? महागठबंधन ने चांस दिया, महागठबंधन में जाके हम पहले अब तो हमारी जो है सो की सत्ता की हिस्सेदारी, यानी कहने का मतलब है सरकार कोई भी काम करे, कुछ भी करे, उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बिहार में विकास हो उससे भी चलिए, कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आपको आरक्षण से हमारा पहला है कि आरक्षण से मतलब है सर। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ राजकुमार दास जी है, जो इंडियन इनकलाब पार्टी से थे, और तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी है और हमारे तमाम सवालों का जवाब भी इन्होंने दिया है। अब ऐसे में दोस्तों फैसला आपको करना है कि आपको कौन चाहिए, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता इस मंच से। फैसला आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको आरक्षण चाहिए या विकास चाहिए? आपको नेता चाहिए या कठपुतली चाहिए? या आपको वो लोग चाहिए जो आपके लिए काम कर सके? या आपको वो लोग चाहिए जो आपके आरक्षण के लिए काम कर सके? या आपको वो लोग चाहिए जो शिक्षा, बेरोजगार, डेवलपमेंट जैसे तमाम मुद्दों पर काम करते हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं? या आपको वो लोग चाहिए जो महज खाना पूर्ति करते हैं? आपसे अपील है कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिहार की सियासत में कई ऐसे नाम जो है वो आए हैं, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव जो होना है। और बहुत पहले भी मैं अपने डिबेट में, चाहे अपने लाइव में, एक मुद्दा उठाता हूँ कि बिहार कब बनेगा, बिहार विकास में आगे कब बढ़ेगा, बिहार रोजगार में कब बढ़ेगा, बिहार शिक्षा में कब बढ़ेगा, बिहार स्वास्थ्य में कब बढ़ेगा। क्योंकि जब तक देश में ना जाति की राजनीति होगी तब तक मुझे तो नहीं लगता कि बिहार आगे बढ़ेगा। खैर, फैसला आपको करना है, क्योंकि जनता आप है और किसे चुनना है ये आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े, थैंक यू। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।